हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम समाज की दो ऐसी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिन समस्याओं ने हमारे समाज को, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को और तो और संपूर्ण भारत को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। जिन समस्याओं ने हमारे देश भारत की जड़ों को हिला के रख दिया है और दिन प्रतिदिन उसको खोखला भी कर रही हैं। आज हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम पर। दोस्तों, गौर से देखा जाए तो ये दो वास्तविक समस्याएं नहीं हैं, ये तो उत्पन्न की गई समस्याएं हैं। अगर आपने गौर किया हो तो मैं आज का वीडियो अंधेरे में बना रहा हूँ। इस वीडियो का जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बात और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका नज़रिया जरूर बदलेगा, और अगर किसी का नज़रिया नहीं बदलता तो वह निश्चित तौर पर मानसिक रूप से बीमार है, उसे इलाज की ज़रूरत है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हमारे पहले वीडियो व्हाट इज MSME, हाउ टू रजिस्टर योर फर्म इन MSME, टाइप ऑफ लीव्स, LTC कैश वाउचर स्कीम 2020, हाउ टू चूज योर सेविंग्स देखें और लाभ उठाएं। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम दो अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये एक ही समस्या है, पर इसका राजनीतिकरण हो जाने की वजह से हमें ये दो समस्याएं लगती हैं और कुछ विद्वान राजनीति में इसका प्रयोग बहुत ही कुशलता से करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कास्ट सिस्टम है क्या, ये कास्ट सिस्टम हमें किसने दिया। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे सदियों पुराने हिंदुओं के महान ग्रंथों, वेदों और पुराणों में जो 4 वर्ण बताए हैं उनकी उपज है, और ये तो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग से चला आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आज वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो भी विद प्रूफ। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में जो कास्ट सिस्टम आज के समय में है उसका आधार मुगलों के साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों की हुकूमत के उदय के दौरान हुए घटनाक्रमों का परिणाम है। मुगल युग के पतन के दौरान कई शक्तिशाली लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने आप को राजाओं, पुजारियों और तपस्वियों के साथ जोड़ा और अपने आप को जाति के आदर्श लोगों के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण जातिहीन समाज को जाति समुदायों में तोड़कर समाज को विभाजित कर दिया। ब्रिटिश राज ने इसका फायदा उठाया और भारत को एक कठोर जाति संगठन का केंद्र बना दिया। वर्ष 1860 से 1920 के दौरान ब्रिटिश राज ने अपनी शासन प्रणाली में जाति प्रणाली तैयार की और ईसाइयों और कुछ जाति के लोगों को प्रशासन की नौकरी देकर इस जातिवाद के बीज को भारत में बो दिया। ऐसा माना जाता है कि आज के भारतीय समाज का कास्ट सिस्टम दो कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है, वर्णा और जाति, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय शास्त्रों में भी मिलता है। आइए जानते हैं कि विद्वानों ने वर्णा, जाति और कास्ट की क्या परिभाषाएं दी हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वर्णा। वर्णा का शाब्दिक अर्थ है प्रकार, व्यवस्था, रंग या वर्ग, और लोगों को समूहीकृत करने का एक तरीका, जिसका उपयोग वैदिक भारतीय समाज में भी किया जाता था। इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी है, जिसमें 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए गए हैं। वर्णा के इस कैटेगराइजेशन में एक 5वां तत्व भी मौजूद था, जिसे आदिवासी या अछूत बोला जाता था। अब बात करते हैं जाति। जाति का अर्थ है जन्म से, जिसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम किया गया है और जिसका वर्णा से कोई संबंध नहीं है। प्राचीन भारत में जहाँ सिर्फ 4 वर्ण हैं, वहीं हजारों जाति हैं। इन जातियों को सामाजिक समूह कहा गया है, परंतु इसकी कोई एक परिभाषा नहीं दी गई है। कुछ विद्वान जैसे लुईस डॉर्मेंट जाति को धर्म के आधार पर परिभाषित करते हैं, परंतु बाकी विद्वान इस कॉन्सेप्ट को मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि जाति राजनीति की आवश्यकताओं से प्रेरित धर्मनिरपेक्ष एक सामाजिक घटना है। इसी में एक विद्वान जीन फॉलोअर का कहना है कि कुछ लोग जाति को व्यवसाय से जोड़ते हैं, परंतु जाति फ्रेमवर्क किसी भी जाति के लोगों को कोई भी काम करने से मना नहीं करता। अब बात करते हैं कास्ट की, जिसे लोग आम भाषा में जाति बोलते हैं। यह शब्द मूल रूप से भारतीय शब्द नहीं है, हालांकि अब अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार भी कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़, वंश या नस्ल। इस शब्द का भारतीय भाषाओं में कोई सटीक अनुवाद नहीं है, लेकिन वर्ण और जाति दोनों का उल्लेख मिलता है। महान समाजशास्त्री GS घुरे ने 1932 में कहा था कि कई लोगों द्वारा बहुत अध्ययन करने के बाद भी हमारे पास कास्ट की वास्तविक परिभाषा नहीं है।
इसी संबंध में आगे अरविंद शर्मा जी, प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, का कहना है कि आज के समय में कास्ट शब्द वर्ण और जाति दोनों का पर्यायवाची बन चुका है और अब भारतीय समाज के लिए आम शब्द बन चुका है। परंतु जो लोग इसमें अंतर जानते हैं वो लोग कास्ट को जाति या वर्ण के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करने से बचते हैं। अरविंद शर्मा जी कहते हैं कि मैं विद्वान अर्थर बाशम से सहमत हूँ, जिन्होंने कहा था कि पुर्तगालियों ने भारत की जनजातियों, परिवारों और कुलों का वर्णन करने के लिए कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। ये शब्द अटक गया और आज ये हिंदू समाज के लोगों के लिए आम शब्द बन गया। इस संबंध में अर्थर बाशम आगे बताते हैं कि 18वीं शताब्दी और 19वीं सदी में ब्रिटिश राज्य के अधिकारियों ने भारत के लोगों के विवाह करने के तरीकों से उस समय की 3000 जातियों को 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया और कास्ट शब्द को वर्ण और जाति का पर्यायवाची बना दिया। परंतु ये गलत है, क्योंकि सामाजिक पैमाने पर जातियां बढ़ती और घटती रहती हैं, परंतु 4 महान वर्ण स्थिर हैं। ये 4 से अधिक या उससे कम कभी नहीं होते। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि वर्ण, जाति और कास्ट को कितने तरीकों से एक करके भारतीय समाज, भारतीय लोगों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐड कर दिया गया। अभी भी अगर कुछ लोगों को भ्रम है या डाउट है तो चलिए जानते हैं और गहराई में शुरू करते हैं वैदिक काल से। अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड 1500 BC से 500 BC तक। ऋग्वेद के समय में 2 वर्ण थे, आर्यवर्ण और दासवर्ण। वैदिक जनजातियों ने खुद को आर्य माना और प्रतिनिधि जनजाति को दास। अथर्ववेद काल के अंत में नया वर्ग सामने आए। तत्कालीन दासों का नाम शूद्र रखा गया और आर्यों ने अपना नाम बदलकर वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों रख लिया। वर्णों की उत्पत्ति वैदिक समाज में 1500 से 500 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले 3 समूह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की अन्य इंडो यूरोपियन समाजों के साथ समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन शूद्रों का जोड़ शायद उत्तरी भारत में एक ब्राह्मण आविष्कार है। विद्वानों ने ऋग्वेद में वर्ण श्लोक पर भी प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि उसमें वर्ण का उल्लेख सिर्फ एक बार ही किया गया है। संस्कृत और रिलीजियस स्टडी के प्रोफेसर स्टेफनी जेमिसन और जोएल ब्रेटन भी कहते हैं कि ऋग्वेद में कास्ट सिस्टम का कोई सबूत नहीं मिलता। हालांकि ऋग्वेद में वर्ण सिस्टम का उल्लेख है, लेकिन एक सामाजिक आदर्श के रूप में, न कि सामाजिक बुराई के रूप में। इसी में आगे एक और विद्वान सुशान बेली भी बताती है कि प्राचीन ग्रंथों ने भारत में किसी भी तरह से जाति की कोई घटना नहीं बताई। अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजियस स्टडी जीन फ्लावर का कहना है कि यह तय कर पाना नामुमकिन है कि जाति का अस्तित्व कैसे और क्यों आया। दूसरी तरफ सुशान बेली कहती हैं कि कास्ट सिस्टम इसलिए आया क्योंकि इसने स्वतंत्रता पूर्व गरीबी, मानवाधिकारों की कमी, अस्थिर राजनीतिक माहौल और आर्थिक असुरक्षा के युग में लाभ का एक स्रोत पेश किया। बाशम के अनुसार भी प्राचीन भारतीय इतिहास वर्ण सिस्टम के बारे में यह तो बताता है, परंतु शायद ही कभी वर्ण सिस्टम के अंदर कास्ट सिस्टम का उल्लेख करता है। यदि मान भी लिया जाए कि जाति को वर्ण सिस्टम के अंदर कास्ट के तौर पर डिफाइन किया भी गया है, परंतु इसका कोई वास्तविक सबूत नहीं मिलता। इसके अलावा वैदिक ग्रंथ में न तो अछूत लोगों के कॉन्सेप्ट का और न ही छुआछूत की किसी प्रथा का उल्लेख मिलता है। वेदों के अनुसार भी राजा या उसके समकक्ष महान को उसी बर्तन से आम आदमी के साथ खाने के लिए कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि समाज में समानता का व्यवहार था। वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से मनुस्मृति में बहिष्कार का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए जो लोग अपवित्र और अशुद्ध हैं। एक नई रिसर्च में कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान दी गई कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी की थ्योरी गलत है। अब प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड इंडियन रिलीजन पैट्रिक ओलिवल बताते हैं कि प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र डोरमंट ब्रिटिश राज में दी गई थ्योरी का समर्थन नहीं करते, जिसमें कहा गया था कि अछूत लोगों के आने से धार्मिक अनुष्ठान या अन्य वर्ण के लोग अपवित्र हो जाते हैं। पैट्रिक ओलिवल कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में पवित्रता और अशुद्धता की चर्चा है, लेकिन व्यक्ति विशेष के नैतिक कर्मकांडों और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी जैसे कुछ मांस या इस तरह के भोजन करने के संदर्भ में। ओलिवल वैदिक सूत्र और वैदिक शास्त्रों की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब व्यक्तियों या वर्ण या जाति के संदर्भ में शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया हो। मतलब कि वैदिक शास्त्रों में कहीं भी किसी भी वर्ण को या किसी भी जाति को शुद्ध या अशुद्ध नहीं कहा गया है। ये तो अंग्रेजों द्वारा दी गई एक सोच है जिसका आज हम सब शिकार हैं।
इसके आगे ओलिवेल बताते हैं कि शुरुआत से मतलब पहली शताब्दी से शास्त्र ग्रंथों में अशुद्धता का एकमात्र उल्लेख उन लोगों के बारे में है जो गंभीर पाप करते हैं और उनको उनके पापों के कारण वर्ण सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हें गिरे हुए लोग कहा जाता है और मध्ययुगीन ग्रंथों में अपवित्र माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि इन पापी और गिरे हुए लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में शुद्धता और अशुद्धता चारों वर्णों के लोगों से संबंधित है और सभी चारों वर्णों के लोग अपने चरित्र, नैतिक इरादे, कार्य, मासूमियत या अज्ञानता की वजह से शुद्धता और अशुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। इस थ्योरी को बाद में डुरमोंट ने भी मान लिया और अपने बाद के लेखों में स्पष्ट किया कि शुद्धता और अशुद्धता सिद्धांत वर्ण के हिसाब से न होकर कर्मों के हिसाब से था। ये तो हो गई वैदिक पीरियड की बात, जिसमें हमने देखा कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बात करते हैं 500 BC से 320 AD तक। इस अवधि के बारे में हम पाली बौद्ध ग्रंथों से जानकारी ले सकते हैं। वैदिक ग्रंथों और ब्राह्मणिकल ग्रंथों में जहाँ 4 वर्ण का जिक्र है, वहीं बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि समाज जाति, कुल और व्यवसाय की तर्ज पर विभाजित था। बौद्ध ग्रंथ में ब्राह्मण और क्षत्रियों को वर्ण की जगह जाति के रूप में वर्णित किया गया। पीटर मैसफील्ड ने भारत की जाति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा है कि कोई भी सैद्धांतिक रूप से कोई भी व्यवसाय या काम कर सकता था। बौद्धों के निकाय ग्रंथों में भी कहा गया है कि अब तक एंडोगेमी अर्थात अपनी ही जाति या अपनी ही कम्युनिटी के लोगों में शादी करना अनिवार्य नहीं था। जैन सूत्रों के हिसाब से भी महावीर जी 24वें तीर्थंकर ने भी जन्म, नस्ल और राष्ट्र के आधार पर लोगों को न बांटने के उपदेश दिए हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 320 AD से 1000 AD तक की। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का अंतिम संस्करण 4वीं शताब्दी तक पूरा हुआ था। महाभारत की धारा 12.181 में वर्ण सिस्टम के बारे में बताया है। महाभारत के अनुसार भी 4 वर्ण वंश नहीं है, ये श्रेणियां हैं जिसे कोई भी अर्जित कर सकता है। जिनासेना द्वारा दिया गया 8वीं शताब्दी का जैन ग्रंथ आदि पुराण भी वर्ण और जाति के बारे में बताता है। इस ग्रंथ के अनुसार केवल एक ही जाति है, वो है मानव जाति। मध्यकालीन भारत के भी दस्तावेजों और अभिलेखों में वर्ण और जाति का उल्लेख घुमा फिराकर कहा गया है। इस युग के दस्तावेजों में जाति का उल्लेख भी कहीं नहीं किया गया। कहीं कहीं तो शूद्रों को बहादुर और शुद्धतम कहा गया है। इतिहास के प्रोफेसर रिचर्ड ईयर्टन लिखते हैं कि कोई भी सामाजिक मूल्य की परवाह किए बिना योद्धा बन सकता है। उत्तरी भारत के क्षेत्र के लिए सुशान बेली कहती हैं कि ब्रिटिश काल के आने से पहले भारत में जाति का कोई महत्व नहीं था, या महत्व था भी तो बहुत सीमित था। आज के समाज में जो जाति संरचना है उसका विकास मुगल काल के पतन और ब्रिटिश काल के समय में ही हुआ है। इसी प्रकार डिर्क कॉफ भी सुशान बेली से सहमत होकर लिखते हैं कि वेस्टर्न इंडिया में भी जाति का प्रकोप अंग्रेजों के आने के बाद फैला है। दोस्तों, अभी तक के लिए ये पुराना इतिहास इसलिए बताया है क्योंकि हमारे समाज में आज जो कास्ट सिस्टम फैला हुआ है यह भारत में पहले होता ही नहीं था। कोई भी जाति निचली या श्रेष्ठ नहीं होती थी। ये चीज़ें हमारे दिमाग में एक योजनाबद्ध तरीके से भरी गई हैं। इस चीज़ को और प्रमाण के साथ आगे बताऊंगा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे मुगल सल्तनत की और अंग्रेजों के शासन की, जिसमें कास्ट सिस्टम को और मजबूती के साथ भारतीय समाज में स्थिर कर दिया गया। अभी तक पूरे वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम का उल्लेख नहीं मिला और जाने कितने ही राइटर्स ने अपनी बुक्स में इसके प्रमाण भी दिए हैं। तो दोस्तों, कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई सच्चाई के साथ। इस वीडियो को अंधेरे में बनाने का रीजन भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।